हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रजिस्टर ओनली एंड इंडक्टर ओनली। अब है एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, और इसके ऊपर अब की बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था, ये कैपेसिटर फेज पूछा था करंट और ईएमएफ के बीच में। तो पहला पॉइंट सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम जैसे ये कैपेसिटर का सिंबल होता है ये, और इसको हमने एसी से जोड़ दिया। ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम, और हमने ईएमएफ अप्लाइड की कितनी, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी कैपेसिटेंस सी है। सेकंड पॉइंट इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ की इक्वेशन तो ये होगी E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये ईएमएफ हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट इक्वेशन ऑफ करंट। करंट की इक्वेशन, तो करंट की इक्वेशन देखो कैसे बनाएगा। हमने कैपेसिटेंस में क्या पढ़ा था, चार्ज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पढ़ा था कैपेसिटेंस अपॉन वोल्टेज। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कैपेसिटेंस में फर्स्ट चैप्टर, मतलब चार्ज Q इज इक्वल टू C अपॉन V। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं Q इज इक्वल टू C अपॉन E, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ईएमएफ ले रहे हैं V की जगह, तो Q इज इक्वल टू C अपॉन E। तो ये आगे Q इज इक्वल टू, अब जैसे E है तो E की वैल्यू कितनी है, सॉरी Q इज इक्वल टू CV। चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। ठीक, तो Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पे V की जगह क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब यहाँ पे E की पुट कर देते हैं वैल्यू, E की वैल्यू क्या है, C इंटू E नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लिख देंगे, बिकॉज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जैसे कैपेसिटेंस को हम चार्ज होता है किसके, एक बार कर देते रिमाइंड, ये था चार्ज इज डायरेक्ट टू पोटेंशियल, और यहाँ पे इसको डायरेक्टली को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट लीजिए, इसका नाम था कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं, जितना ज़्यादा चार्ज देते हैं, उतनी वोल्टेज क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो Q इज इक्वल टू CV हमने यूज किया। अब हमने इसको वोल्टेज कितने दे रहे हैं, E, ये वोल्टेज दे रहे E, तो C E आ गया। अब चार्ज से हमें करंट चाहिए, तो चार्ज से करंट कैसे निकालते हैं हम, डिफरेंशिएशन करके। तो अब करेंगे हम डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमने कर दिया डिफरेंशिएशन dQ बाई dt, क्योंकि करंट हमें किससे मिलता है, dQ बाई dt से। या इसमें हम ऐसे इसमें लिख लेते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला dQ अपॉन dt, ये फॉर्मूला होता है करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट का इसमें। तो I इज इक्वल टू D अपॉन dt, और Q की वैल्यू कितनी है, C E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया चार्ज का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dQ अपॉन dt। तो dQ अपॉन dt, D अपॉन dt और Q ये है। तो I इज इक्वल टू, इसका कर देते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो C कांस्टेंट है, E नॉट भी कांस्टेंट है। C क्या है, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पे एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट नहीं हो रही चेंज, इससे AC से। जैसे उसमें था इंडक्टर में, इंडक्टर किस पे डिपेंड करता था, एरिया पे, लेंथ पे और टर्न डेंसिटी पे। तो ऐसे कैपेसिटेंस भी इसकी ये डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो C बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, E नॉट क्या है, P की है, वो बाहर आ गई। तो क्या बच गया इसमें, D बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो अब इसको लिख लेंगे I इज इक्वल टू C E नॉट। अब इसका कर देते हैं हम डिफरेंशिएशन। साइन का क्या होगा, कोस ओमेगा टी। ठीक है, और ओमेगा का कितना हो गया, ओमेगा का हो गया ओमेगा, सॉरी ओमेगा टी का हो गया ओमेगा। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, C E नॉट ओमेगा और कोस ओमेगा टी, ये आ गई करंट की वैल्यू। लेकिन हम इस फेज को करेंगे कंपेयर, तो फेज ओमेगा टी तो है ही है,
लेकिन यहाँ पे इसमें साइन है, इसमें कोस है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो साइन और कोस को चेंज करते हो, हमें पता है कि साइन 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, दोनों किसके इक्वल होते हैं, कोस थीटा इक्वल। तो हम यहाँ पे प्लस वाला यूज करेंगे, क्यों करेंगे वो अभी इसमें देखते हैं। आई इज इक्वल टू सी ई नोट ओमेगा, और कोस को लिख लिया हमने साइन 90 प्लस 90 को लिखेंगे पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, हमने यूज किया प्लस वाला, ठीक है। माइनस का क्यों इसमें यूज नहीं करेंगे, जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी ले, तो माइनस लिखने से इसको कंपेयर करने में दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि इसमें तो देखो साइन के साथ ओमेगा टी आ रहा है प्लस का, इसमें आता माइनस का, इसमें क्या आता है माइनस का, तो कंपेयर करने में हमें दिक्कत होती है, ठीक है। वो फेज क्या हो जाता है उसका 180 डिग्री चेंज हो जाता है, तो कंपेयर करने में हमें दिक्कत होती है, इसलिए क्या लिखेंगे इसको 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी होगी सी ई नोट ओमेगा, और इसको लिख लिया हमने साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, लिख सकते हैं ऐसे 90 प्लस थीटा हो चाहिए, थीटा प्लस 90 एक ही बात है प्लस में, तो ये आ गया करंट का इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे ये करंट मैक्सिमम कब होगा, ये आई है, ये मैक्सिमम कब होगा, सी तो कांस्टेंट है, ई नोट भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी क्योंकि एक बार हमने जो इसकी एसी को दे दी फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहेगी, तो ये आई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइन के ऊपर। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, तो हम लिखेंगे द करंट इज मैक्सिमम, द करंट इज मैक्सिमम व्हेन the current is maximum when sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू वैल्यू कितनी हो 1 हो, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो, तो उस टाइम करंट ये आई नहीं रहता, ये मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम करंट क्या बोलते हैं आई नोट, तो आई नोट हो गया ये सी ई नोट ओमेगा, मतलब इसकी जगह क्या पुट करते हैं 1, तो इसकी करंट क्या हो गया मैक्सिमम, तो आई क्या हो गया आई नोट हो गया, तो आई नोट इज इक्वल टू सी ओमेगा, ये इक्वेशन है फर्स्ट। ये इक्वेशन ले लेते हैं सेकेंड और ये ले लेते हैं फर्स्ट, तो पुट सेकेंड इन फर्स्ट, तो सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो सेकेंड को फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए क्या पुट कर देंगे हम सी ई नोट ओमेगा आई नोट, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये आ गई करंट की वैल्यू, ये है इक्वेशन ऑफ करंट। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेशन ईएमएफ की क्या थी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो इसमें इसको कंपेयर कर देंगे, E इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, I इंस्टेंटेनियस करंट, E नोट पीक ईएमएफ, I नोट पीक करंट, साइन इसमें भी साइन इसमें भी ओमेगा टी प्लस है, इसमें ओमेगा टी प्लस, लेकिन इसमें क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये क्या होता है फेज, ये पूरा फेज होता है ये, तो इसमें फेज है ओमेगा टी, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब फेज करंट इससे कितना आ गई ईएमएफ से पाई बाई टू आ गए हैं, ठीक है। तो ये आ गई करंट की इक्वेशन। उसके बाद था अपोजिशन टू करंट, डी पॉइंट था अपोजिशन टू करंट, तो डी पॉइंट है अपोजिशन टू करंट। तो अपोजिशन टू करंट क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वी अपॉन आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई नोट अपॉन आई नोट, तो ई नोट अपॉन आई नोट is the opposition of current, तो हमें E नोट अपॉन आई नोट की चाहिए वैल्यू, क्योंकि देखो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन आई, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस V कितना E है और करंट कितना I है, लेकिन E और I की वैल्यू तो क्या होती रहती है चेंज होती रहती है, तो हम R की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम E की ऐसी वैल्यू ले जो फिक्स है, तो E की ऐसी वैल्यू कौन सी फिक्स, E नोट P की फिक्स होती है और ऐसे P करंट फिक्स होता है, तो ये हो गया अपोजिशन, और ये किसके इक्वल होगी ई नोट अपॉन आई नोट, इसलिए हम ई नोट अपॉन आई नोट को लिखते हैं अपोजिशन टू करंट। अब देखो इसमें इक्वेशन सेकंड से, तो फ्रॉम सेकंड से हम इसमें निकाल लेते हैं ई नोट अपॉन आई नोट की वैल्यू, यहाँ से फ्रॉम सेकंड से हमने ले लिया ई नोट अपॉन आई नोट की वैल्यू, तो ई नोट अपॉन आई नोट की क्या आ जाएगी वैल्यू 1 अपॉन सी ओमेगा, ये आ गया 1 अपॉन सी ओमेगा। अब जैसे उसमें हम क्या बोलते थे एक्स एल बोल रहा था, उसमें आया था इंडक्टर में एल ओमेगा, तो उसको क्या था एक्स एल, इसमें क्या कहेंगे एक्स सी क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसमें क्या था इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि इंडक्टर के कारण थी वो रिएक्टेंस,
और ये किसके कारण है, कैपेसिटर के कारण, तो इसको क्या कहेंगे, एक्ससी। ठीक है, तो एक्ससी इज कैपेसिटी रिएक्टेंस। तो ये आ गया अपोजिशन टू करंट। तो उसके बाद फिर इसमें हम तो यहां से एक्ससी की वैल्यू आ गई, एक्ससी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब जैसे उसमें किया था हमने कि इसमें देखो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा था वो ओमेगा के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, इंडक्टर देखा तो वो करता डिपेंड, क्योंकि एक्सएल किसके इक्वल था, एल ओमेगा, ओमेगा उसमें, इसमें भी ओमेगा आ रहा है, तो इसमें ओमेगा, तो फॉर डीसी, फॉर डायरेक्ट करंट, ओमेगा इज इक्वल टू 0। जो करंट होता है स्टेडी करंट, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। तो फ्रीक्वेंसी 0 अगर होगी तो एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, देन एक्ससी इज वेरी लार्ज, मतलब इनफाइनाइट। देखो ये फोर देंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जैसे डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट की ये बनती है ग्राफ, मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता एक बार भी। एसी में तो क्या होता है कि जैसे एसी की फ्रीक्वेंसी 50 है, इसका मतलब क्या होगा कि वो एक सेकंड में 50 बार और चेंज करते हैं डायरेक्शन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, ये तो एक बार नहीं कर रहा, वही डायरेक्शन है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। तो डीसी के लिए ओमेगा कितना होगी, 0। तो ओमेगा अगर 0 तो एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, काफी ज्यादा। ओमेगा 0 तो एक्ससी की वैल्यू लार्ज, और एक्ससी लार्ज हो गया मतलब अपोजिशन बहुत लार्ज होगी, अपोजिशन लार्ज होगी किसके लिए, डीसी के। तो इसलिए क्या करता है ये, इट ब्लॉक्स, हेंस इट ब्लॉक्स डीसी, इसलिए ये डीसी को ब्लॉक कर दे। जैसे उसमें क्या था, वो डीसी को अलाउ कर रहा था। उसके बाद सेकंड, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एसी, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एसी ओमेगा इज, देन ओमेगा इज वेरी लार्ज। ठीक है, ओमेगा क्या होगा, लार्ज होगा। हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए जैसे 50 हर्ट्ज मतलब 50 बार उसने एक सेकंड में चेंज किया अपनी फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन चेंज की, तो ओमेगा लार्ज। ओमेगा अगर लार्ज हो गया तो एक्ससी क्या होगा, एक्ससी इज स्मॉल। एक्ससी क्या है, अपोजिशन टू करंट, तो करंट के अपोजिशन बहुत कम, बहुत छोटी, तो इसका मतलब ये हेंस इट अलाउज एसी, हेंस इट अलाउज एसी। तो एसी क्या कर देगा, ये अलाउ कर देगा। ठीक है, तो और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्ससी क्या होगा, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, इफ ओमेगा इंक्रीजेज देन एक्ससी डिक्रीजेज, मतलब जितनी हाई फ्रीक्वेंसी करंट यूज करेंगे तो उसके लिए अपोजिशन उतना ही कम होगा, क्योंकि ओमेगा इसके क्या आ रहा है, ये यहाँ पे रेसिप्रोकल में आ रहा है, तो उसका ओमेगा उतना ही कम होगा। तो ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये ध्यान रखना है, डीसी क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। ठीक, आगे ये काम आएगा, ये जो पॉइंट लिखे हैं, ये क्या कर देता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। काम देखो कहाँ आएगा कि जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे सर्किट होते हैं, जैसे रेक्टिफायर हम पढ़ते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, वो एसी को डीसी में करता है कन्वर्ट। जैसे हमारे फोन जो चार्ज होता है वो किस पे होता है, फोन के अंदर बैटरी होती है, बैटरी के कौन से सोर्स ऑफ करंट है, डीसी। हमारे घर में एसी है, तो एसी को जब डीसी में कन्वर्ट करते वो करता है रेक्टिफायर। तो उसमें हम क्या करते हैं, एसी को उसकी हेल्प से करते हैं कन्वर्ट, लेकिन वो पूरी तरह कन्वर्ट नहीं होती, उसके अंदर थोड़ा बहुत, जैसे एसी कन्वर्ट कर डीसी में तो थोड़ा बहुत एसी का नेचर उसमें बच जाता है, मतलब एसी प्लस डीसी मिक्सचर होता है। तो हम उसको कैपेसिटर में से पास कर देते, तो वो क्या कर देता है, एसी को तो ब्लॉक कर देता है, सॉरी डीसी को तो कर देता है ब्लॉक, और एसी क्या कर देता है, पास कर देता है, तो वो दोनों अलग अलग होगी। ठीक है, तो उस पर्पज के लिए यूज करेंगे आगे हम। ठीक है, आगे जब इसमें फिर से पढ़ेंगे तब उसको करेंगे डिस्कस। तो ये हो गया अपोजिशन टू करंट। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट था, अगला पॉइंट है फेज डिफरेंस। तो फेज देखो, इसमें फेज तो कितना है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी प्लस, तो इसमें ई पॉइंट, फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट इज π/2। ठीक है, π/2 और इसमें कौन चल रहा है आगे, करंट आगे चल रहा है। देखो इसका फेज ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी प्लस π/2, से π/2 ज्यादा, तो इसमें है ई लैग्स, ई पीछे चल रहा है, ई लैग्स आई बाई π/2, या क्या लिखेंगे, आई लीड्स ई बाई π/2।
या तो ये बोल देंगे कि ई आई से पीछे चल रहा है पाई बाई टू, या ये बोल देंगे आई ई से आगे चल रहा है पाई बाई टू। तो ये आ गया अपोजिशन टू सॉरी फेज डिफरेंस कंपेयर। उसके बाद अगला पॉइंट था वेव डायग्राम। अगला पॉइंट है वेव डायग्राम। तो इसका बनाएंगे वेव डायग्राम। तो हम एक ही इस पे एक्सिस पे ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे ईएमएफ को फिर करंट को भी। तो ईएमएफ भी ले लिया हमने इसके ऊपर और करंट भी ले लिया। अब इसमें ईएमएफ का तो वही ये बन गया इस साइड टाइम में, ठीक है। और करंट का क्या बनेगा, जब ईएमएफ हो है जीरो तो करंट क्या होगा मैक्सिमम। जब करंट ये ईएमएफ होगी मैक्सिमम तो करंट क्या हो जाएगा जीरो। जब ये हो जाएगा जीरो तो करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम। थोड़ा नीचे लेंगे इसकी करंट की वैल्यू थोड़ी नीचे होती है, मतलब इससे कम होती है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, और फिर यहाँ पे करंट जीरो, और फिर यहाँ पे करंट मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये तो हो गया। बाकी आप इसको अलग अलग पेन से इसको बना सकते हो। ये तो हो गया ईएमएफ का, और ये हो गया करंट का। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। ये इससे आगे है। तो इसमें देखो जब करंट जीरो है मतलब ये टाइम कितना था जीरो, ठीक है, टाइम हो गया जीरो। और ये टाइम था कितना टी बाई फोर, ये टाइम कितना था टी बाई टू, और ये टाइम कितना था थ्री टी बाई फोर, ये टाइम हो गया टी, ठीक है। तो टाइम जीरो पुट करो इस फॉर्मूले में तो कितना हो गया जीरो हो गया। इसकी जगह ओमेगा टी की जगह पुट करो जीरो, ये यहाँ पे ओमेगा टी की जीरो पुट करो तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू 1 होता है। तो आई की वैल्यू कितनी आई आई नोट, ये आई नोट यहाँ पे, और ये है ई नोट। तो इसमें कितनी तो है आई नोट की हाइट और इसकी ई नोट की। तो ई नोट इज ग्रेटर देन आई नोट, वो मैंने बताया था कैसे, क्योंकि इसमें जो हमें ये मिल रहा है आई नोट वो हमें किससे मिल रहा है, जो उस फॉर्मूले में जो हमने आई पढ़ा था एक्स सी इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आई नोट, ये होता है पोजिशन इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा। तो यहाँ से आई नोट की हमें चाहिए वैल्यू, तो आई नोट की क्या आएगी वैल्यू, आई नोट की वैल्यू आएगी इसमें 1 अपॉन सी ओमेगा। तो आई नोट की होगी वैल्यू ई नोट इंटू सी ओमेगा। तो यहाँ से ले लेंगे ई नोट इज इक्वल टू आई नोट अपॉन सी ओमेगा। तो यहाँ पे देखो ये ई नोट हमें किससे मिल रहा है, सॉरी एक बार इसको करेक्ट करते हैं। जो अभी हमने फॉर्मूला किया था ये था ई नोट अपॉन आई नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा, ये था। तो यहां से देखो इसमें आई नोट की वैल्यू क्या आएगी ई नोट इंटू सी ओमेगा, ठीक है। ये इसमें आएगी एक्सी की वैल्यू थी ये है एक्सी, ई नोट आई नोट एक्सी है ये। हाँ ऐसे करते हैं देखो इसमें फिर आई नोट की जो आएगी वैल्यू वो क्या आएगी 1 ई नोट अपॉन एक्सी, ये आएगी, ये आएगी ई नोट अपॉन। तो यहाँ पे आई नोट ये हमें किससे मिल रहा है ई नोट, आई नोट ई नोट में से कुछ करने से या डिवाइड करने से, ठीक है। तो डिवाइड कर रहे तब मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हम करते हैं डिवाइड तो टर्म छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ये था ई नोट, इसको डिवाइड कर दिया तो ये टर्म मिली, इसका मतलब इससे छोटी है, नेचुरल सी बात है। तो ये बन गया इसका वेव डायग्राम, ठीक है। तो वेव डायग्राम में क्या पता चलता है इसमें कि जब करंट मैक्सिमम है तब ईएमएफ जीरो है, तब करंट इसमें जीरो हो गया तब ईएमएफ मैक्सिमम होगी, तो करंट इसमें मैक्सिमम हो गया तो ईएमएफ जीरो होगी, तो करंट इससे आगे चल रहा है पाई बाई टू। ये हो गया वेव डायग्राम। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या था फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम पे ही क्वेश्चन आया था आपकी बार सीबीएसई बोर्ड में, इसका बनाना था फेजर डायग्राम। तो नेक्स्ट है फेजर डायग्राम। तो फेजर जो बनेगा डायग्राम वो ये हमने लिया ई नोट, तो आई ये होगी इसकी वैल्यू ई की वैल्यू इंस्टेंटेनियस ई की। तो आई इससे क्या चलेगा पाई बाई टू आगे,
लेकिन इसकी हाइट, इसकी जो लेंथ हो कम रहेगी। ये है आई नोट, और ले लेते कम, थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसमें। ये है आई नोट, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेगी, हमें किसकी वैल्यू मिली, आई की वैल्यू मिली। ठीक है, तो ये इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इसका फेज कितना है, ई का फेज कितना है, ई नोट, ये ई का ओमेगा टी, और इसका कितना होगा, ये ओमेगा टी तो है ही, और 90 और जोड़ दे इसमें, तो ये हो गया। अब इसमें हम ये बता सकते हैं, इतना हमें पता है कि इसमें जो डायरेक्शन वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि अगले इंस्टेंट में क्या होगा, ई की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी। तो अगले इंस्टेंट में ऐसे जाएगा, तो ये मान लो यहाँ आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और आई इस साइड आ गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो तो है ही, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। इसमें फेजर डायग्राम ये ध्यान रखना है कि इनकी जो हमें वो लेनी है रोटेशन, वो किससे लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज लेनी। तो फेजर डायग्राम से क्या पता चलता है हमें, एक तो इंस्टेंटेनियस ई की वैल्यू, कि इंस्टेंटेनियस ई इतना है, एक इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस करंट इतना है। दूसरा कि अगले इंस्टेंट में ई बताओ इंक्रीज हो गया डिग्री, तो अगले इंस्टेंट में ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ई की वैल्यू बढ़ जाएगी। आई आ जाएगा थोड़ा और नीचे, तो आई की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हम ये बता सकते हैं कि किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, किसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये अब तीनों हो गए एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, हमने तीनों को पढ़ा अलग अलग। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई भी सर्किट ऐसा हो जो प्योर रजिस्टर हो, या प्योर इंडक्टर हो, या प्योर कैपेसिटर हो। लेकिन हम हाँ ये ले सकते हैं, जब इसमें पढ़ रहे हैं प्योर रजिस्टर, तो उसके अंदर बाकी की जो है वैल्यू, इंडक्टेंस और उसकी वैल्यू है, कैपेसिटर की वैल्यू बहुत कम है, उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो आगे हम जब ये पढ़ेंगे तो कोई भी लेंगे सर्किट, तो उसमें तीनों की थोड़ी तीनों के वो होते हैं इसका कंट्रीब्यूशन, आर का भी, एल का भी और सी का। लेकिन जब हम प्योर कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस टाइम इंडक्टर और रजिस्टर की वैल्यू कैपेसिटर के कंपेरिजन में बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल है। ऐसे ही जब हम वो पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्योर कैपेसिटर जब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हो गया रजिस्टर और इंडक्टर की वैल्यू उस कैपेसिटर के कंपेरिजन में बहुत कम है, विच इज नेग्लिजिबल। ठीक है, और ऐसे ही हम जब रजिस्टर पढ़ते प्योर रजिस्टर, तो इसका मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यू इतनी कम है कि वो रजिस्टर कंपेरिजन में बहुत कम है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो, उसके बाद नोट लिखना है, ये नोट डाल के, ताकि हमें इसमें पता चले कि प्योर रजिस्टर, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर कोई वो नहीं होता है डिवाइस। तो इसमें लिखो, there is no circuit which is pure resistor, pure inductor and pure capacitor. Pure capacitor. But when we study these individually, then the value of one is very large as compared to other two. Value of one is very large as compared to other two, hence negligible. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो होते हैं सर्किट, उसमें तीनों होते हैं आरएलसी, तो अब हम पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग आरएलसी, तीनों सर्किट। ठीक है, तो उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एसी सर्किट कंटेनिंग आर, एल और सी। और आर, एल, सी तीनों को हम पढ़ेंगे, तो इन तीनों की यहाँ हमें वो पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, जो हमने प्योर वो पढ़ा है, रजिस्टर, प्योर कैपेसिटर पढ़ा है। ठीक है, उस टाइम ये काम आएगा, हमें फिर से ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग आर, एल, सी। ठीक है, ये आर, एल, सी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।